सभी प्यारे मित्रों को सादर अभिवादन, प्रणाम। मित्रों, आज मैं फिर 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण नेपोलियन हिल के द्वारा रचित एक किताब है अमीरी की चाबी आपके हाथ में। इसको मैंने चौथा अध्याय आप लोगों को सुनाया था 2 भाग में। अब तीसरा भाग, चूँकि चौथा अध्याय काफ़ी लंबा है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये तीसरा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ और समय जाया न करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। मार्था स्वीटर की बहुत सी सफलताएं। मार्था स्वीटर स्कूल टीचर माँ और फार्मास्यूटिकल सेल्समैन पिता की संतान थी। न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में रहने वाली मार्था अपने माता पिता की 6 संतानों में से एक थीं। मार्था की आजीवन सफलताओं का सिलसिला हाई स्कूल से ही शुरू हो गया था। वे मॉडल बन गईं, जिससे उनकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च निकल आया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और विवाह करने के बाद मार्था ने स्टॉक ब्रोकर बनने का फैसला किया, जो उनके ससुर का व्यवसाय था। उन्होंने छोटा सा निवेश किया, लेकिन जल्दी ही वे इस क्षेत्र में इतनी सफल हो गईं कि एक ब्रोकरेज फर्म का ध्यान उनकी तरफ गया और उनका करियर न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि सरपट भागने लगा। कुछ साल तक शेयर बाजार में शेयर खरीदने बेचने के बाद उन्होंने कोई ज़्यादा मज़ेदार काम करने का फैसला किया। उन्होंने कुकिंग की कला सीखी और केटरिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वे अपने रोचक विचारों की पुस्तकें प्रकाशित करने लगीं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ शुरू होती गई और जल्दी ही वे दुनिया की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी की मालकिन बन गई। अंततः वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्था स्टीवर्ट ओमनी मीडिया के शेयर बेचने में कामयाब हो गईं। जर्सी सिटी के एक साधारण परिवार में पैदा हुई लड़की के लिए यह कोई छोटी सफलता नहीं थी। बहरहाल, अब मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मार्था स्वीटर्ट ने अपना हर लक्ष्य खुद बनाया और उन्होंने अपने प्रयासों तथा योग्यता से ही अपने लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा था कि वे मशहूर बनना चाहती थीं और यह उनका निश्चित लक्ष्य बन गया। जाहिर है, अंततः उनका अहम उनके पतन का कारण बना, जिस विषय पर मैं किसी और सत्र में बातचीत करूंगा। 1 घंटे से भी कम समय में $20 लाख। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक, जो एंड्रयू कार्नेगी की व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी के एक हिस्से का विश्लेषण है, के प्रकाशन के कुछ समय बाद ही प्रकाशक को डेस माइन्स आयोवा के बुक स्टोर्स से धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने लगे। इन सभी ऑर्डर्स में पुस्तक तत्काल मंगवाई गई थी। प्रकाशक को समझ में नहीं आया कि उस इलाके में इस पुस्तक की मांग अचानक इतनी क्यों बढ़ गई थी। बहरहाल, रहस्य तब खुला जब कई सप्ताह बाद प्रकाशक को सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा सेल्समैन एडवर्ड पी चेंज के पत्र मिला। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं आपकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के प्रति अपनी कृतज्ञता व सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने इसकी सलाह पर शब्दशः अमल किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे मन में एक ऐसा विचार आया, जिससे मैंने $20 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी बेच दी। डेस माइन्स में अब तक किसी ने इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बेची थी। मिस्टर चेंज के पत्र का दूसरा वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी सलाह पर शब्दशः अमल किया। वे निश्चित लक्ष्य के साथ उस विचार पर आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे में इतना धन कमा लिया जितना जीवन बीमा बेचने वाले ज़्यादातर सेल्समैन 5 साल की मेहनत से कमा पाते हैं। एक छोटे वाक्य में मिस्टर चेंज ने उस बिजनेस सौदे की पूरी कहानी बता दी, जिसने उन्हें साधारण जीवन बीमा सेल्समैनों की श्रेणी से ऊपर उठाकर $1 मिलियन राउंड टेबल का सदस्य बना दिया। पुस्तक पढ़ने के दौरान कहीं पर मिस्टर चेंज के मस्तिष्क का संपर्क पुस्तक के लेखक के मस्तिष्क में हुआ। इस संपर्क में उनका मस्तिष्क इतने निश्चित और गहन तरीके से तीव्र हुआ कि एक सशक्त विचार पैदा हुआ। यह विचार था इतनी बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी बेचना, जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा ही न हो। इस तरह की पॉलिसी बेचना उनका तात्कालिक निश्चित प्रमुख लक्ष्य बन गया। वे बिना झिझक या देर के उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में अपना लक्ष्य पा लिया।
मैंने अपनी व्यक्तिगत शक्ति कैसे खोजी। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति निश्चित लक्ष्य से प्रेरित होता है और अपने अस्तित्व की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उसकी दिशा में बढ़ता है, वह अनिर्णय की स्थिति में खड़े लोगों को चुनौती दे सकता है और उनसे आगे निकलकर विजय की सीमा रेखा पर पहुंच सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति जीवन बीमा बेच रहा है या गड्ढे खोद रहा है। निश्चित सशक्त विचार मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री को बदल सकता है। इसके बाद मस्तिष्क का नज़रिया इस तरह का हो जाता है कि वह असफलता या पराजय जैसी चीज़ को पहचानता ही नहीं है। जैसा कार्नेगी अक्सर कहते थे, ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे अपनी राह की बाधाओं को तो देखते हैं, लेकिन वे उस आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देख पाते हैं जिससे वे उन बाधाओं को हटा सकते हैं। मुझे वह समय अच्छी तरह याद है जब मैंने यह पहचाना कि मेरे पास भी आध्यात्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं, और अजीब बात यह है कि ऐसा उसी पुस्तक यानी थिंक एंड ग्रो रिच के कारण हुआ, जिसकी वजह से एडवर्ड पी चेंज की प्रेरणा मिली और वे अपने व्यवसाय में सफलता के शिखर पर पहुँचे। मेरी पत्नी सार्वजनिक वाचनालय से यह पुस्तक लेकर आई और उसने मुझे इसे पढ़ने को कहा। पुस्तक को छूते ही मुझे प्रेरणा का एक अजीब रोमांच महसूस हुआ। परिणाम यह हुआ कि मैं उसी समय पुस्तक पढ़ने बैठ गया। पहला अध्याय पूरा होने से पहले ही मैं जान गया कि यह पुस्तक किस्मत ने मेरे पास भेजी थी। मैं उसे लेकर बिस्तर पर गया और सोने के पहले मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। अगली सुबह मैं एक नए व्यक्ति के रूप में जागा। मेरा सचमुच पुनर्जन्म हुआ था। अनिर्णय और शंका अब मुझमें हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए थे। इस विचार की बदौलत 6 साल में मैंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया और उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अंत में मैंने दूसरों के साथ अपनी संपत्ति बांटने की कला अच्छी तरह सीख ली। मैंने सभी 12 दौलतें भी हासिल कर ली। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपने सच्चे स्वरूप को भी खोज लिया, जिसके बारे में मैं पहले जानता ही नहीं था। मैंने 9 आदतों के अस्तित्व को भी खोजा जो मेरे हर काम में मुझे राह दिखाने लगी। मैं अपनी बदली हुई ज़िंदगी से बहुत खुश था। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस पुस्तक के लेखक से मिलूं और अपनी खुशकिस्मती के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूं। उन्हें खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने की तरह था, क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे और उनसे संपर्क होना मुश्किल था। उनका प्रकाशक मुझे उनका पता नहीं दे पाया, इसलिए मैं एक पते से दूसरे पते तक उन्हें खोजता रहा। आखिरकार मैंने उनका पता लगा ही लिया। हालांकि इसके लिए मुझे 3 बार महाद्वीप पार करना पड़ा। लेखक से मिलने की मेरी तीव्र इच्छा खास तौर पर इसलिए थी क्योंकि मेरा अनुमान था कि उन्होंने सफलता का अपना पूरा ज्ञान थिंक एंड ग्रो रिच में प्रस्तुत नहीं किया होगा। मेरा यह अनुमान सही निकला, क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने इस पुस्तक में व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 3 सिद्धांतों का ही जिक्र किया था। उन्होंने एक बिल्कुल नया कोर्स लिखा था जिसमें सभी 17 सिद्धांत बताए गए थे। 1 मील ज़्यादा दूर जाने के सिद्धांत पर मेरा प्रबल विश्वास है। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए मैंने लेखक को राजी कर लिया कि वे मुझे ज़िंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा करने दें। मेरा लक्ष्य उनकी फिलॉसफी को इस दुखी संसार में ऐसे समय पहुंचाना था जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने लेखक से कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बजाय इस फिलॉसफी का लेखक होना ज़्यादा पसंद करता, और उसके बाद दुनिया की सारी दौलत का स्वामी बनने के बजाय मैं इसे दुनिया तक पहुंचाना पसंद करता। और लेखक ने मुझे इसकी अनुमति भी दे दी। मैंने कई तरीक़ों से यह काम किया। सबसे पहले तो मैंने इस फिलॉसफी के आधार पर रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई जो सप्ताह में कई बार प्रसारित होते थे। फिर मैंने इस फिलॉसफी के सबक छापकर देश भर के न्यूज स्टैंड्स और बुक स्टोर्स में पहुंचाए। फिर मैंने वीडियो और डीवीडी के माध्यम से इसका इस तरह विश्लेषण किया कि इसे कंपनी की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता था। इन्हें मैंने मैनेजमेंट के सहयोग से वितरित किया। इसके अलावा मैंने देश भर में प्राइवेट स्टडी क्लब्स भी गठित किए जिनमें वीडियो और पुस्तकों से इस फिलॉसफी का प्रचार किया गया। इस देश की धार्मिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना मेरा लक्ष्य था ताकि यह फिलॉसफी उनके सदस्यों तक भी पहुंच सके। मैंने फिलॉसफी के लेखक से बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखने की बात भी कर ली है जिसमें यह फिलॉसफी इस तरह से प्रस्तुत की जाएगी ताकि यह बच्चों की कल्पना को जकड़ ले।
यह पुस्तक बुक स्टोर्स के माध्यम से वितरित की जाएगी और इसका प्रयोग पब्लिक स्कूल्स में भी किया जा सकता है। इसके अलावा मौका मिलने पर मैं दूसरे तरीक़ों से भी योगदान देना चाहूँगा। मैं इस फ़िलासफ़ी को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ जो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह मुझे एक ऐसे मस्तिष्क की आंतरिक कार्यविधि उजागर करने का अवसर मिला जो ज़िंदगी में एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य से प्रेरित हुआ था। हालांकि काम बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मुझे इस काम में प्रेम था। मुझे इस काम से प्रेम था। मेरा पारिश्रमिक या पुरस्कार लगातार बढ़ रहा है। यह रहस्य सिर्फ उसी व्यक्ति को मालूम होता है जिसने दूसरों के साथ अपनी नियामतें बांटकर दौलत हासिल करने का रास्ता खोजा है। संपत्तियाँ, जिंदगी की असली संपत्तियाँ उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में उन्हें बांटा जाता है और उनसे दूसरों को लाभ पहुँचाया जाता है। मैं जानता हूँ कि यह सच है क्योंकि मैं बांटकर अमीर बना हूँ। मैंने जब भी किसी को किसी भी तरह से लाभ पहुंचाया है तो बदले में मुझे किसी न किसी स्रोत से उसका 10 गुना लाभ मिला है। दूसरों के साथ अपनी संपत्तियां बांटते समय मैं श्रेय पाने की आशा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं गुप्त रूप से दान देता हूं, सिवाय उन दुर्लभ अवसरों के जब नाम बताना अनिवार्य हो। अपने नाम की प्रशंसा चाहने के बजाय मैं दूसरों की उपयोगी सेवा करके अपनी आत्मा की प्रशंसा चाहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे खोजें? जो दौलतें मैं देता हूँ उनसे मेरी अपनी दौलत और अस्तित्व में वृद्धि होती है। अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे खोजें? सबसे अजीब सच्चाइयों में से एक यह है, अपनी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अचूक तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके सामने आपसे भी बड़ी समस्या हो और फिर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करें। इस तरह आप 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल देते हैं। यह एक आसान फार्मूला है, लेकिन इसमें जादू है और यह हमेशा सफल होता है। बहरहाल, इस फार्मूले की शक्ति के बारे में आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप इसे अपना लें और इस पर अमल करें। फिर आपको इसके शक्तिशाली होने के बारे में किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी। आप पाएंगे कि आपके आसपास बहुत से नए अवसर आ गए हैं। आप अपने पड़ोसियों या साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर फेलोशिप क्लब शुरू कर सकते हैं और उस समूह के लीडर व टीचर बन सकते हैं। यहाँ आप एक और महान सच्चाई जानेंगे कि व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांत सीखने का सबसे अच्छा तरीका इन्हें दूसरों को सिखाना है। जब व्यक्ति कोई चीज़ सिखाता है तो वह उस विषय के बारे में ज़्यादा सीखता है। आप अब इस फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप इसे दूसरों को सिखाकर ही इसके मास्टर बन सकते हैं। इस तरह आपका पारिश्रमिक पहले से ही सुनिश्चित है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है कि आप दूसरों की मदद करें, शांति और सामंजस्य बढ़ाने में उनकी सहायता करें और इस तरह अपनी पहचान खोजें। जो मैनेजर इस फिलॉसफी के आधार पर अपने सहयोगियों को मार्गदर्शन देगा, उसे उनका पूरा विश्वास और सहयोग मिलेगा। अगर ज़िंदगी में आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है तो उसे बनाने का अवसर यही है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें। यह फिलॉसफी उन लोगों को सिखाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वह समय आ गया है जब पड़ोसी की व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने में मदद करना न सिर्फ परोपकार है बल्कि यह आत्म संरक्षण के लिए भी जरूरी है। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप उसे बुझाने जाएंगे, भले ही आपके उससे दोस्ताना संबंध न हो, क्योंकि सामान्य बुद्धि यह कहती है कि इस तरह से आप अपने घर को जलने से बचा लेंगे। दूसरी तरफ जिंदगी की सशक्त फिलॉसफी वाले लोग खुद को इतने सारे अवसरों से घिरा पाएंगे जो 1 दशक पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। जो लोग किसी निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वे ऐसी मुश्किलों से निपट सकते हैं जिनसे आम आदमी नहीं निपट सकता। आज और आने वाले कल की दुनिया के अधिक लाभकारी अवसर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने खुद को लीडरशिप के लिए तैयार किया है, और लीडरशिप के लिए सशक्त फिलॉसफी की नींव सबसे जरूरी होती है। तुक्का मार लीडरशिप के दिन अब लग चुके हैं। आज की बदलती दुनिया में लीडरशिप के लिए कुशलता, तकनीक और मानवीय समझ की ज़रूरत है। अगर आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं है तो जांच करें, यह पता लगाएं कि आप इस बदलती दुनिया में कहां पर हैं। खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर मैं ऐसा कर सकता तो निसंदेह मैं आपके लिए एक ऐसा निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन लेता
जो हर तरीके से आपकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होता। इसके अलावा मैं आपके लिए एक ऐसी आसान योजना भी बना देता जिस पर अमल करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाते, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा लाभकारी काम कर सकता हूं। मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि आप यह काम खुद कैसे करें। आप जिस विचार की खोज कर रहे हैं वह रास्ते में कहीं पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इस फिलॉसफी के अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही हुआ है। जब वह विचार आएगा तो आप इसे पहचान लेंगे, क्योंकि वह इतनी शक्ति के साथ आएगा कि आप उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। ऐसा अवश्य होगा, बशर्ते आप सचमुच गंभीरता से इसकी तलाश कर रहे हों। इस फिलॉसफी का एक अति सूक्ष्म पहलू यह भी है कि यह नए विचारों की प्रेरणा देती है। यह प्रगति के ऐसे अवसर उजागर करती है जिन्हें पहले नज़र अंदाज कर दिया गया था, और यह व्यक्ति को अपनी पहल शक्ति के माध्यम से ऐसे अधिकांश अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। इस फिलॉसफी का यह गुण संयोग का परिणाम नहीं है, यह तो एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के अपने विचारों से जो अवसर उत्पन्न होते हैं वे दूसरों से उधार लिए गए विचारों से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। व्यक्ति अपने उपयोगी विचार जिस स्रोत से उत्पन्न करता है वहाँ से आवश्यकता पड़ने पर वह अतिरिक्त विचार भी हासिल कर सकता है। ऐसे स्रोत तक पहुँचना बहुत फायदेमंद है जहाँ से विचार उत्पन्न करने की प्रेरणा मिल सके। हालांकि आत्मनिर्भरता एक अनमोल संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको दूसरे मस्तिष्कों के संसाधनों का उपयोग करने की ज़रूरत होगी, और वह समय निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में आता है जो सफलता के ज़्यादा ऊंचे स्तरों पर लीडर बनना चाहते हैं। अपनी व्यक्तिगत शक्ति का दोहन कैसे करें, इसके बाद मैं आपको वे साधन बताऊंगा जिनके द्वारा व्यक्तिगत शक्ति हासिल की जा सकती है। निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए कई मस्तिष्कों के सामूहिक प्रयोग द्वारा यह शक्ति पाई जा सकती है। इसी तरीके से एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने अमेरिका के महानतम उद्योग को आकार दिया। हालांकि शुरुआत में उनके पास कोई पूंजी नहीं थी और उनकी शिक्षा बहुत कम थी। शिक्षा, पूंजी या तकनीकी कुशलता की कमी से आपको हताश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में आप अपना प्रमुख लक्ष्य बनाते समय आप इस कमी को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यह फिलॉसफी आपको एक ऐसा तरीका बताएगी जिससे औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी हर तार्किक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह आपके लिए बस एक ही काम नहीं कर सकती है, और वह है आपका लक्ष्य चुनना। यह काम आपको खुद करना होगा, क्योंकि जब आप अपना लक्ष्य बना लेंगे तो यह फिलॉसफी उसे पाने का अचूक तरीका बता सकती है। यह एक ऐसा वादा है जिसकी कोई शर्त नहीं है। मैं आपको यह तो नहीं बता सकता हूँ कि आप क्या चाहें या कितनी सफलता चाहें, लेकिन मैं आपको यह फार्मूला बता दूंगा जिससे आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां यह पता लगाना है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आप कहां जा रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे कोई दूसरा नहीं ले सकता, यह आपको ही लेना होगा। लेकिन टाल मटोल के कारण 100 में से 98 लोग इस जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं। यही प्रमुख कारण है कि 100 में से सिर्फ 2 ही लोग सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। सच तो यह है कि सफलता निश्चित लक्ष्य से शुरू होती है। अज्ञानी लोगों को यह बहुत बड़ा वादा लग सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा जो अनिर्णय के जाल से बाहर निकल चुका है और जिसने ज़िंदगी में एक निश्चित लक्ष्य चुन लिया है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही यह बात कह रहा हूँ। बुरी तरह असफल होने के बाद मैंने खुद को बदलकर अद्भुत रूप में सफल बनाया है खुद को, और इसलिए मुझे आपको यह आश्वासन देने का अधिकार है कि अगर आप इस फिलॉसफी के नक्शे का अनुसरण करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुन लेने के बाद अगर आपके करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपको सपने देखने वाला कहें तो हताश न हो। बस इतना याद रखें कि सपने देखने वाले मानवीय प्रगति के जनक हैं। उन्होंने हमें अमेरिकी पूंजीवाद का महान तंत्र दिया है। उन्होंने हमें हमारी सबसे बड़ी संपत्ति दी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार और अपनी इच्छानुसार सपने देखने का अधिकार। उन्होंने हमें दुनिया की महानतम वायुसेना और महानतम नौसेना दी है। उन्होंने सभ्यता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और अमेरिकी जीवन शैली को इतना उत्कृष्ट बना दिया है कि बाकी की दुनिया इससे ईर्ष्या करती है। इसलिए सपने देखने में किसी को भी हतोत्साहित
दें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि अपने सपने निश्चित लक्ष्य पर आधारित हों और आप उन्हें साकार करने के लिए काम भी करें। सफल होने की आपकी संभावना उतनी ही है जितनी कि आपसे पहले आने वाले लोगों के पास थी। कई मामलों में आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांतों का ज्ञान है, जो अतीत के लाखों सफल लोगों को मुश्किल से और बहुत देर से मिली थी। जो लोग समझदार होते हैं वे अपने अधिकांश दौलत उदारता से बांटते हैं। वे लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं और गलत लोगों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और जब वे अपने लक्ष्यों तथा योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर वे ऐसा शब्दों के बजाय कर्म द्वारा करते हैं। समझदार ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ सुनकर ही आप कोई मूल्यवान चीज़ सीख सकते हैं, जबकि बोलकर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं सिवाय इसके कि ज़्यादा बोलना मूर्खता का लक्षण है। भाषा द्वारा विचार का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा लोग उपयोगी ज्ञान पाते हैं, निश्चित प्रमुख लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के तरीके खोजते हैं। और राउंड टेबल चर्चा करना एक उत्कृष्ट आदत है जिससे आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, लेकिन यह उन निरर्थक चर्चाओं से बहुत अलग होती है जिनमें कई लोग हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। एक बार फिर समय हमें लंच के लिए रुकने पर मजबूर कर रहा है। जब आप लंच करने के बाद लौटेंगे तो मैं आपको एक सुरक्षित तरीका बताऊंगा जिससे आप दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान इस विश्वास से कर सकते हैं कि आप जितना देंगे आपको बदले में उतना या उससे ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप न सिर्फ अपनी सबसे प्रिय योजनाओं के बारे में खुलकर बोल सकेंगे बल्कि आपको ऐसा करने से लाभ भी होगा। चौथा अध्याय निश्चित लक्ष्य समाप्त हो गया है और अगला अध्याय पांचवा अध्याय है एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। पांचवा अध्याय है एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। प्रणाम मित्रों।